हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 10वीं बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये हमारे सारे प्रश्न जो होंगे मैथ मतलब कि गणित के होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो हो जाएगी आपकी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहे 45 तथा 60 का मसा है। मसा जो होता है उन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन जो होता है वही मसा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है मतलब कि उभयनिष्ठ नंबर वो 15 है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, एक शून्य अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। और शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखिए यहाँ पे, तो जब भी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होगा हमेशा वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है। तो जो यूक्लिड विधि होती है उसका उपयोग हम करते हैं मासा को निकालने के लिए, और इसका जो होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। जब आप 144 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालिएगा तो आप देखिएगा 2 से पहले कटेगा तो आएगा 72, फिर 2 से कटेगा तो आएगा 36, फिर 2 से कटेगा तो आएगा 18, और फिर 2 से जब कटेगा तो आएगा आपका 9, यानी कि जो इसमें होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के बीच जो होती है वो अनंत परिमेय संख्या है। जैसे मान के चलिए कि हम 2 और 3 लेते हैं, इन दोनों के बीच 2.1, फिर 2.12, 2.3, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से बताना है कि कौन सी जो संख्या है वो अभाज्य है। देखिए यहाँ पे 15 जो है वो भी कटता है, 23 नहीं कटता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 23 मतलब कि 23 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मसा होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है आपकी 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इन दोनों का जब मसा निकलेगा तो आएगा आपका 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न का देखते हैं, कहा दो लगातार संख्याओं का मसा है। किसी भी दो लगातार संख्याओं का जो मसा निकलेगा तो वो हमेशा आपका एक ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मान के लिए मैं 2 और 3 का मसा निकालूंगा तब भी एक ही आएगा, 3 और 4 का मसा निकालूंगा तब भी एक ही आएगा, ऐसे करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। जब इन दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो वो आएगा आपका 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। बताना है कि इसमें से कौन सी जो है अभाज्य संख्या है। यहाँ पे जो आपका पहला ही नंबर है 29 वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है। तो जब आप 64 को इस तरीके से काटते जाइएगा दोस्तों तो आपका जो आएगा लास्ट में 6 बार 2 आएगा, यानी कि 6 का जो घातांक होगा वो कितने बार हो जाएगा, मतलब 2 का घातांक 6 बार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहा 18 तथा 72 का मौसम है। 18 तथा 72 का जो मसा होता है, मसा को हम ऐसे करके निकालते हैं, तो हम इसमें जब भाग करेंगे तो आएगा 72, तो आएगा ये आपका 4। तो 18 और जब 72 का मसा भी हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक ही भाग में 72 जो है कट जाएगा 18 से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, का 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। जब 156 को आप ऐसे काटिएगा, पहली बार कटेगा ये आपका 78, फिर कटेगा आपका ये इतना बार में 38 नहीं 39। अब देखिए यहाँ पे नहीं कट गया, कहा 2 का घातांक, तो 2 का घातांक है यहाँ पे 2 ही आ रहा है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा 10वीं के PYQ हैं, मतलब कि पिछले बार जो पूछे गए क्वेश्चन है। ये परीक्षा में आने के जो संभावना होती है इनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें आप देखिएगा 33 जो है एक भाज्य संख्या है,
39 भी एक भाज्य संख्या है, 3 से कटती है। 38 भी एक भाज्य संख्या है, 2 से कट जाएगी। लेकिन 31 जो है यहाँ पे आपका भाज्य संख्या है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा, यहाँ पे मसा पूछा है। तो मसा का मतलब हम बताएं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से जो सबसे अधिक कॉमन हो जाएगा। जब 12 का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा आपका 2 गुने 2 गुने 3। 15 का वैसे ही कीजिएगा तो आएगा आपका 3 गुने 5। 21 का कीजिएगा तो आएगा 3 गुने 7। सब में आप देखिएगा 3 कॉमन है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, जितनी भी परिमेय संख्या जो होती है वो आपकी एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं। द्विघात के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए ये द्विघात बहुपद है। द्विघात मतलब कि इसका जो पावर होगा इसमें अधिकतम 2 होगा। द्विघात कहेगा तो 3, चार घात कहेगा तो 4। ठीक है दोस्तों। तो द्विघात में जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपकी हमेशा 2 ही होगी। अगर त्रिघात का होता तो 3 होता। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जैसे कि ax प्लस सी के फॉर्म में जो हो। इसका जो घात है 1 है, तो इस बहुपद को हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस बहुपद का घात होता है, मतलब कि किस बहुपद का जो घात होता है वो कैसा होता है। तो कभी भी आप देखिएगा बहुपद का जो घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे x² 2 होगा, 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4, ऐसे ही होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या। देखिए इसमें शून्यक 2 8 है, तो किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है 2 होता है, और वो सिर्फ उसी मतलब कि समीकरण में मतलब कि एक तरह से संतुष्ट करता है। तो इसके लिए सिर्फ वो एक ही समीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। हमने अभी आपको बताया जितने घात का बहुपद होगा उतनी उसकी शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पे द्विघात का है, मतलब कि उसका पावर 2 होगा। द्विघात बहुपद का जो ये भी पूछता है सामान्य, मतलब कि उसका समीकरण क्या आता है, तो होता है ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द्विघात का पूछेगा तो आपका हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ऐसे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे आपका द्विघात के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो हो जाएगा 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या हो। प्रतिच्छेदी मतलब एक रेखा जो ऐसी जा रही होगी और एक रेखा ऐसी। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उनके जो हल होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है, मतलब कि यूनिक होता है। आज हम आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। हमने अभी आपको बताया कि रैखिक समीकरण का जो समीकरण होता है वो होता है ax प्लस बी या फिर ax प्लस सी, जो भी कहिए, इक्वल टू 0। जहाँ बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि कोई चर मान होता है। चर नहीं, अचर बोलेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। वेरिएबल को चर बोलते हैं और कांस्टेंट को अचर बोलते हैं हिंदी में। तो कह रहा है रैखिक समीकरण का जो घात है वो क्या होगा। तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो हमेशा एक ही होता है, क्योंकि इसका पावर एक ही यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।